राहुल गांधी जी का बयान जो ओआरओपी को लेकर के वायरल हुआ है वो सरासर गलत है। ओआरओपी के जो पेंशन हैं वो जिनकी जैसे तनख्वाह थी उसके मुताबिक उनको मिलता है। ये कहना कि अफसरों को ज्यादा मिला और जवानों को कम मिला, मुझे लगता है धारणा एक तरीके से फूट डालने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। कि कैसे जो है सब कुछ फिट है, मेरा सब कुछ फिट है, कहेगा अंगूठा टेढ़ा है, कहेगा घुटना का हड्डी निकला हुआ है। 3 लाख रुपया दीजिएगा ना मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाइएगा। हमसे पूछोगे, हम बताएंगे कि कहाँ जो है कैसे दाल पतली आती है। हम बताएंगे जो रिटायरमेंट जब हो जाता है तो किस तरीके से पेंशन लेने में उनको दोहराया जाता है। हम बताएंगे कि कैसे जो वहाँ पे एक कैटेगरी बनी हुई है कि कैसे अगर आप सिपाही हैं और ऑफिसर हैं तो आपका कैंटीन से सामान लेने का कोटा अलग अलग होता है। हम बताएंगे कि कैसे लोगों को कठिन ड्यूटी दी जाती है, कैसे लोगों को आसान ड्यूटी दी जाती है। Only the defense people who are retired early. 80%. We retire 85% people of defense forces retire below 38 years of age. Now you can imagine 85% people just serve for 18-20 years, and in the prime of their youth, when they have maximum responsibility of their wife, their young children, and their parents who are aging, they are denied actual pay. They come down to half pay. Whereas their counterpart in the civil service work up to 60 years. That means 20 years more than that. Strong army makes a strong nation, sir. Yeah. And therefore a strong nation has to have a strong army. I feel strongly that you give your lives for this country, yes, and we should pay attention to your needs. So whatever effort I can give in this, I'm going to give. Thank you. जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। राजनीति इस कदर तक गिर चुकी है कि वो हमेशा भारतीय सेना और सैनिकों को इस राजनीति में घसीटती है। हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन को जब लागू करने की बात आई तो बड़े बड़े अधिकारी ओआरओपी लागू होने से पहले उस समय की यूपीए गवर्नमेंट के राहुल गांधी जी से जाके मिले और उनको पूरी हकीकत बताई कि ओआरओपी क्यों चाहिए। क्योंकि जो जवान है, जेसीओ है, वो 30, 40, 50 साल की उम्र में रिटायर होकर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो काउंटर पार्ट्स होते हैं, जो केंद्र सरकार के दूसरे महकमे हैं, जो सिविल महकमे हैं, उनमें 60 साल तक वो नौकरी करते हैं। उस समय उनकी सैलरी इतनी हो जाती है कि उनकी पेंशन भी भरमार होती है, क्योंकि उस समय तक इतने इंक्रीमेंट लगते हैं कि उनकी पेंशन लाखों में पहुंच जाती है। और वहीं सैनिकों की पेंशन मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये महीने। तो राहुल गांधी ने कहा था कि मैं आपकी इस समस्या को समझता हूं और मैं आपके लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू करूंगा। दोस्तों, यदि लागू करनी होती तो 40 साल निकाल दिए इस मांग को लेके। भूतपूर्व सैनिक लगातार सरकारों के पास घूम रहे थे और यूपीए गवर्नमेंट ने कभी भी ओआरओपी के ऊपर बात नहीं की। जब 2013 में माहौल बदला और घोषणा हुई कि ओआरओपी को हम लागू करेंगे, यानी नरेंद्र मोदी जी को जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इस बात को रखा कि जब भी सत्ता में हम आएंगे सबसे पहले 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे, तो उसी समय यूपीए गवर्नमेंट ने हड़बड़ी में बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव डाला और एक लेटर निकाल दिया कि ओआरओपी लागू हो चुकी है। इलेक्शन आए, सरकार बदल गई और उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करवाने के लिए सड़क पर प्रोटेस्ट होने लगे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होने लगे। कुछ पूर्व सैनिक, वेटरन्स और फैमिली पेंशनर्स लगातार इन प्रोटेस्ट में आ रहे थे। तो एक दिन राहुल गांधी भी वहाँ पे फ़ोटोशॉप के लिए आ गए। तो वहाँ पे एक वीर नारी, जिसे आप देख सकते हैं कि आगे वीडियो में, उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे प्रोटेस्ट में क्यों आया। इसके आने के कारण यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं बिगड़ चुकी है, धक्का मुक्की हो रही है और हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। इसका आने का यह मतलब क्या है? जब ये सत्ता में था तब तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की, लेकिन अब जब सरकार बदल चुकी है, दूसरी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है और हम ओआरओपी की मांग कर रहे हैं, तो राहुल गांधी यहाँ क्यों आया? उसने भरी सभा में मीडिया के सामने कहा कि इसको यहाँ से भगाओ। देखें वीडियो। To Pakistani sabers, I want to ask you one question to the government. Rahul
गांधी क्या आ गया तो ये इतना why are we being pushed around? Why are we being forced to get uncomfortable? Please take him where he's supposed to be so that at least we are looked after. Ma'am, do you see this as political opportunism on the part? Absolutely. This is on where was he for so many days? I want to know. We come here every day. We've been coming for 62 days. Where is he? And why has he come? Why has he come like this? Well, look at the way look at our poor people being pushed. The man behind you, look at him being pushed. Why is the media pushing all of us? We don't want it. इसके बाद 7 नवंबर 2015 को एनडीए गवर्नमेंट ने लेटर जारी करके ओआरओपी लागू तो की, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं। अब फिर से मौका मिल गया विपक्ष को, फिर यूपीए उतर गई मैदान में, जिसका नाम अब इंडिया अलायंस हो चुका है, कि ओआरओपी लागू सही से नहीं की और हम जब भी सत्ता में आएंगे बिल्कुल सही से ओआरओपी लागू करेंगे। और एक जगह तो जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो लद्दाख में भूतपूर्व सैनिकों के साथ में राहुल गांधी की मुलाकात हुई। राहुल गांधी को ये पता नहीं था कि जो भूतपूर्व सैनिक मेरे साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं इसमें कोई रिटायर्ड अधिकारी भी हो सकता है, यानी सेना का रिटायर्ड अधिकारी भी हो सकता है। तो उस समय राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बात रखी कि सैनिकों को ज़्यादा ओआरओपी मिलनी चाहिए क्योंकि सैनिक ज़्यादा शहीद होते हैं। तो इस बात को सुनकर वहाँ पर बैठे भूतपूर्व सैनिक अधिकारी ने कहा कि शहीद तो अधिकारी भी होते हैं। तो राहुल गांधी ने पलट के जवाब दिया कि शहीद होते हैं, लेकिन जितने जवान शहीद होते हैं उतने अधिकारी शहीद नहीं होते हैं। यदि राहुल गांधी को पता होता कि यहाँ पे रिटायर्ड अधिकारी बैठे हैं तो राहुल गांधी कभी भी अपने जबान से ये बात नहीं निकालते। देखिए आप एक वहाँ की झलक। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फ़ायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फ़ायदा मिला, मगर शायद ओआरओपी ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफिसर के लिए। और एंड में लड़ता तो जवान है, ऑफिसर लड़ता है मगर जवान मतलब हज़ारों में जाके लड़ता है। आपने पूरी ज़िंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी है। पूरा सर हमारा जवानी तो इसी में दे बच्चे लेके रक्त खून में सोना ये हिंदुस्तान के लिए जान देने। अब राहुल गांधी के मुंह से ये तो निकल गया कि जेसीओ जवानों को असली ओआरओपी मिलनी चाहिए बजाय अधिकारियों के, क्योंकि अधिकारियों को ओआरओपी लागू ही नहीं, वो तो पहले से ही अपनी पूरी सर्विस 60 साल तक करके आते हैं। तो इस बात पर और भी कई हमारे रिटायर्ड जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल नाराज़ हो गए कि राहुल गांधी अधिकारियों के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हैं। और एक जनरल साहब मैदान में उतरा है, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जेसीओ जवानों और अधिकारियों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी को कुछ पता नहीं है जवानों को और जेसीओ को उनकी जो सैलरी है उसके मुताबिक ओआरओपी मिलेगी, अधिकारियों से ज़्यादा कैसे मिल जाएगी। देखें वीडियो। तो लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने खंडन किया है। उन्होंने बयान को नकारते हुए इसे फूट डालने वाला करार दिया। राहुल गांधी जी का बयान जो ओआरओपी को लेकर के वायरल हुआ है वो सरासर गलत है। ओआरओपी के जो पेंशन्स हैं वो जिनकी जैसे तनख्वाह थी उसके मुताबिक उनको मिलता है। ये कहना कि अफसरों को ज़्यादा मिला और जवानों को कम मिला, मुझे लगता है धारणा एक तरीके से फूट डालने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। और वो खुद भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के सदस्य हैं। अगर उनको शक है कि क्या ओआरओपी में वाकई जवानों को कम मिला और अफसरों को ज्यादा फायदा हुआ, वो क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के बयानबाजी करना वो भी वेटरन्स के सामने, मुझे लगता है उनको शोभा नहीं देता। तो इस प्रकार जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो वो मांग को मानती नहीं है, एक्स सर्विसमैन की मांग को पूरा नहीं करती है, और जब विपक्ष में चली जाती है तो वो फिर ढोल पीटने लग जाती है कि हम जब भी सत्ता में आएंगे तो ओआरओपी लागू करेंगे। तो जब सत्ता में थे तभी ओआरओपी लागू कर देनी चाहिए थी, ताकि उस समय जो विपक्ष में होते वो आपकी ओआरओपी के ऊपर सवाल खड़े करते कि वो असली ओआरओपी है या नहीं। अब हालांकि दोस्तों जो अभी 1 रैंक 1 पेंशन लागू की गई है उसकी डेफिनेशन सही नहीं है। सही डेफिनेशन ये है
कि जो फ्यूचर के पेंशनर्स है उनकी पेंशन को जो पास्ट के पेंशनर है उनको पास कर दिया जाएगा। यही OROP होती है और इसका रिवीजन 5 साल की बजाय इसका ड्यूरेशन बहुत ही कम रहना चाहिए। लेकिन जो भी लंगड़ी OROP लागू की गई है उसमें सुधार की गुंजाइश है और इसके लिए एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन के यूनियंस लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने मांग पत्र दे रहे हैं और फ्यूचर में संभावना बन सकती है कि इसमें कोई फेरबदल हो। जिस प्रकार अग्निपथ अग्निवीर योजना में बदलाव के कयास लगाए जा रहे हैं उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन की मांग को भी केंद्र सरकार मान सकती है। लेकिन जो भी पार्टी भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों के खिलाफ काम करती है, हमेशा खिलाफ बयान देती है कि सैनिक बलात्कारी होते हैं। श्रीनगर में सैनिक है जो महिलाओं के साथ में बलात्कार करते हैं, खुले मंच से बोलते हैं और जब उनको थोड़ी सी कोई पार्टी में जगह मिल जाती है तो फिर वो बदली हुई बातें करते हैं, बातों को घुमा के करते हैं। लेकिन सब कुछ मीडिया में रिकॉर्ड है। आप एक वीडियो देखें कन्हैया कुमार का। हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बल। हम ये बोलेंगे कि देश की सुरक्षा सीमा पर खड़े लोगों की है, लेकिन हम यह भी बोलेंगे कि वॉर में आप रुवांडा का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, एक साथ खुले मैदान में हजारों हजार महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। ये आज की भी घटना है। अफ्रीका के अंदर जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जब एक एथनिसिटी का एक एथनिक ग्रुप से रिलेटेड सेना या मिलिट्री जब दूसरे ऊपर हमला करती है तो सबसे पहले वहाँ की महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है। जितनी भी दलित एट्रोसिटी की घटना हुई है उसमें यह बात सामने आया है कि पहले महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या की गई। गुजरात का उदाहरण उठा करके देख लीजिए, न सिर्फ उनको मारा जाता है, पहले उसके साथ बलात्कार किया जाता है। तो आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या तय करना चाहते हैं? देखा आपने, जब किसी आदमी की संसार में पहचान नहीं होती है तो 2 शब्द सेना के खिलाफ बोल दो, सेना के जवानों को बलात्कारी कह दो, वो पूरे वर्ल्ड में चमक जाएगा और उसकी पहचान हो जाएगी कि एक ऐसा भी इंसान है भारत देश में जो सेना के खिलाफ बोलता है। उस समय यदि सेना को छूट दी होती तो कन्हैया कुमार को पता चल जाता कि सैनिकों को बदनाम करने का परिणाम क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद एक मौका और आता है। विधानसभा के चुनावों के दौरान बिहार में कन्हैया कुमार ने सेना को भ्रष्टाचारी, सेना के पूरे सिस्टम को ही खराब और सेना में क्या क्या होता है उसके बारे में भी बातें बोल डाली। दूसरी बात, ये जो सेना वाली बात बोली जाती है, ये हम सेना विरोधी हैं। 16 को मेरा भाई सेना में नौकरी करता है, हम सेना विरोधी हो गए? हमको तो सब पता है कि सेना में होता क्या है, हमको सब पता है। हम बोलना शुरू करें कि कैसे जो है सब कुछ फिट है, मेरा सब कुछ फिट है। कहेगा अंगूठा टेढ़ा है, कहेगा घुटना का हड्डी निकला हुआ है, 3 लाख रुपया दीजिएगा ना मेडिकल बोर्ड को, सब फिट हो जाइएगा। हमसे पूछोगे, हम बताएंगे कि कहाँ जो है कैसे दाल पतली आती है, हम बताएंगे जो रिटायरमेंट जब हो जाता है तो किस तरीके से पेंशन लेने में उनको दोहराया जाता है। हम बताएंगे कि कैसे जो वहाँ पे एक कैटेगरी बनी हुई है कि कैसे अगर आप सिपाही हैं और ऑफिसर हैं तो आपका कैंटीन से सामान लेने का कोटा अलग अलग होता है। हम बताएंगे कि कैसे लोगों को कठिन ड्यूटी दी जाती है, कैसे लोगों को आसान ड्यूटी दी जाती है। हमारे घर के लोग, हमारे रिश्तेदार NSG की नौकरी कर रहे हैं, नेवी में नौकरी कर रहे हैं, BSF में नौकरी कर रहे हैं। हम सेना विरोधी हैं? मतलब बाप मर जाए हमारा खेत में खेती करते हुए, उसके लिए मारने के लिए किसान बिल ले आएंगे। भाई हमारा शहीद हो जाए जवान पे और उसके ही परिवार का एक बच्चा जो PhD जैसे संस्थान से पढ़ने के लिए आया है, जो सिस्टम समझने लगा है, उसी को जो है आप देश विरोधी भी साबित कर दें। देखिए सेना में जो अधिकारी है, जो जवान है, JCO है, उनका एक तंत्र होता है, वो किस प्रकार काम करता है। उसमें सेंधमारी की कोशिश कन्हैया कुमार द्वारा की गई। हालांकि इसके बाद में भी कई ऐसे बयान आए जिसमें जो सेना के बड़े अधिकारी है वो कूद पड़े और कहा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में कार्रवाई होने में सालों साल लग जाता है। जब कन्हैया कुमार ने जोर से बोलो आजादी, तो जोर से बोलो आजादी, तो हले बोलो आजादी, तो धीरे बोलो आजादी, गुस्से से बोलो आजादी, गुस्से से बोलो आजादी, RSS सुन ले आजादी, BJP सुन ले आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तो छूट बूट से आजादी, तो झूठ मूठ से आजादी, तो छुआछूत से आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, तो बस में मांगे आजादी, मेट्रो में मांगे आजादी, तो रेल में मांगे आजादी, तो घर में मांगे आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, सुनसान सड़क पे आजादी, कॉलेज में
ऑफिस में मांगे आजादी, तो खेत में मांगे आजादी, खलिहान में मांगे आजादी, तो तुम भी ले लो आजादी, हक तुम्हारी आजादी, जान से प्यारी आजादी, तो मिलकर बोलो आजादी, अरे डर गए क्या आजादी, अरे मर गए क्या आजादी, तो ऊंचा बोलो आजादी। 8 साल पहले जेएनयू से नारे लगाए, उनमें अभी तक चार्जशीट तक फाइल नहीं करी गई है। तो यहाँ न्याय की और अन्याय की बात तो बहुत दूर, यहाँ पर दोष साबित करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। इंसान इस दुनिया से चला भी जाता है लेकिन उसके खिलाफ वो दोष साबित नहीं होते हैं जो अपराध उसने किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार नेताओं द्वारा सेना को टारगेट करना कभी भी हमारे देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। सेना अपने काम कर रही है, सेना कभी भी राजनीति में उतरती नहीं है। सेना यदि राजनीति में उतर गई तो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे, जहाँ पे सेना जो चाहती है वही होता है और उसके बाद में सेना जो चाहती है वही बोला जाता है। फौजी तभी शासन में आते हैं जब फौज को टारगेट किया जाता है। इसलिए सब नेताओं को चाहिए कि फौज के ऊपर राजनीति करना बंद कर दे। और इस बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.